नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। दिस इज विशाल। आज का जो मेरा टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास किस प्रकार से होता है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। परंतु सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले समय में आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स हमारे लेक्चर्स के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो आइए आज के इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मतलब बता देता हूँ। विभिन्न देशों के बीच जो संबंध चलते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विभिन्न देशों के बीच जो राजनीति चलते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। हालांकि इसके बारे में डीपली या डिटेल से फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसका मतलब बता दिया है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न एक और होती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहें, ग्लोबल पॉलिटिक्स कहें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहें, क्या कहें। तो यहाँ पर ये भी अपने आप में एक डिबेट का इशू है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। परंतु जब से इसकी शुरुआत हुई है एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में, तो इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही कहा जाता है या इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। तो इसलिए जब से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ से हम आज इसको पकड़ेंगे। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी उनके बीच आपस में संबंध चलते थे। दी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में जो लिखा गया है कि किस प्रकार से ग्रीक सिटी स्टेट्स के बीच आपस में राजनीति चलती थी या संबंध चलते थे, तो एक प्रकार से एक एग्जाम्पल हमें वहाँ से भी देखने को मिलता है कि वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह ही व्यवस्था काम कर रही थी। फिर उसके बाद यदि आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मंडल का सिद्धांत बताया गया है और ये बताया है कि जनपदों के बीच जो राजनीति चलती थी वह किस प्रकार से चलती थी। तो उसके आधार पर भी हम उसका एक मॉडल देख सकते हैं कि इंडिया में भी उसका एक मॉडल देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर ये बात गलत होगी कि हम ये मान लें कि इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत ग्रीक सिटी स्टेट से होती है या फिर भारत की जो जनपद जो व्यवस्था थी उससे शुरू होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में आज के टाइम में यदि हम बात करें तो 1919 में इसकी शुरुआत होती है। तो आज दुनिया यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ या पॉलिटिकल एंटिटीज़ के बीच में बंटी हुई है। तो इसी के संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत 1919 में बेल्स की यूनिवर्सिटी में होती है, जहां पर एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाम से वहां पर इसकी शुरुआत होती है। वहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम डेविड डेविस था। बेल्स के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे डेविड डेविस, जिन्होंने इस जो डिपार्टमेंट को बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और उनका उस समय का मोटिव क्या था? उनका मोटिव यही था कि फ्यूचर में जो वॉर्स हैं या फ्यूचर में जो युद्ध हैं उनको किस प्रकार से रोका जाए। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत जब हम देखते हैं तो एक प्रकार से आइडियलिस्टिक अप्रोच से शुरू होती है। परंतु उससे पहले यदि आप 1914 के पहले की व्यवस्था देखें तो यूरोप के अंदर 5 से ऐसी शक्तियां थी, 5 और 6 ऐसी पावर्स थी जो आपस में संघर्षरत थी। उनमें से कोई भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वह दूसरों को डोमिनेट कर पाए। तो उस समय एक प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था और एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी जहां पर कोई भी यूरोपियन पावर इतनी पावरफुल नहीं थी कि वह अपने आप को सुपर पावर कह सके या फिर डोमिनेंट पावर कह सके कि वह दूसरों से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एक प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था। परंतु 1914 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो ये बैलेंस ऑफ पावर था, ये वाली जो व्यवस्था थी 1914 के पहले की जो डिप्लोमेसी थी वो फेल हो जाती है और पहला वर्ल्ड वॉर होता है। तो इसी की तर्ज पे 1919 में जब 1918 से पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो 1919 में ये कोशिश करी जाती है कि विश्व में शांति किस प्रकार से स्थापित करी जाएगी। तो जैसे कि पेरिस जो सम्मेलन होता है या फिर एक प्रकार से जो वर्साइल्स की ट्रीटी होती है उसमें भी यही मेन फोकस रहता है। जो भी लोग इकट्ठे होते हैं कि फ्यूचर में इस प्रकार से वॉर को रोका जाए जिस प्रकार का ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, क्योंकि लार्ज स्केल पे काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत से लोग इसमें मारे गए थे, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई थी, जिसका प्रभाव 1929 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के रूप में भी देखने को मिला।
तो ये सारे जो कॉजेज़ थे उन्होंने यहाँ पर बहुत से विचारकों, बहुत से देशों के जो हेड थे उनको ये सोचने के ऊपर मजबूर किया कि वह इसके ऊपर चिंतन कर पाएँ। तो इसी की तर्ज पे बेल्स के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाम के डिपार्टमेंट की शुरुआत होती है, जिसका मेन फोकस यही था कि फ्यूचर में वॉर्स या युद्धों को किस प्रकार से रोका जाए। इसके साथ साथ एक कोइंसिडेंस ये भी होती है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उनके द्वारा 14 प्रिंसिपल दिए गए, 14 सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए और इनका मेन फोकस भी यही था, जिसमें उनमें से एक चीज़ उन्होंने लीग ऑफ नेशन के बारे में बताया था। लीग ऑफ नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें दुनिया के समस्त देश उसका हिस्सा होंगे और ये तय करेंगे कि दुनिया में शांति स्थापित हो जाए। तो एक प्रकार से ये आइडियलिस्टिक अप्रोच थी और इसमें यह माना गया कि जो लीग ऑफ नेशन है वह दुनिया में युद्धों को समाप्त कर सकती है। तो इसी की तर्ज पे 1919 में जब ये डिपार्टमेंट स्थापित किया गया और इसके जो स्कॉलर थे या जो थिंकर थे उनका भी मेन मोटिव यही था कि दुनिया की समस्याओं को पता लगाना और उसका सल्यूशन फाइंड आउट करना। तो ये उनका मेन फोकस था। 1919 से लेकर 1939 तक उनका यही फोकस रहता है। वो आइडियलिज्म के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, नॉर्मेटिविज्म के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि युद्धों को कैसे रोका जाएगा, क्या होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो 1919 से लेकर 1939 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो थिंकर और स्कॉलर आते हैं वो इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसमें ये जो आइडियलिस्टिक जो पीरियड था इसकी नाकामयाबी देखने को मिलती है, क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल थे, इनकी जो वैल्यूज़ थी वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकामयाब रहती है। चाहे वहाँ आप लीग ऑफ नेशन की बात ले लें, चाहे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वुड्रो विल्सन के थे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, ये समस्त चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकामयाब रहती है। तो इसीलिए 1919 जब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत बेल्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट के रूप में शुरू होती है, तब से लेकर 1939 तक के पीरियड को आइडियलिस्टिक पीरियड कहा जाता है। और इस समय के जो स्कॉलर थे उनको स्कॉलर्स ऑफ आइडियलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि वह आदर्शवाद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फिर उसके बाद 1939 के बाद एक डोमिनेंट अप्रोच दुनिया में आती है, वो थी रियलिस्ट अप्रोच। रियलिस्ट अप्रोच में ये बात करी जाती है कि जो देश हैं वह पावरफुल हैं और दुनिया की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी नहीं है जो देशों को कंट्रोल में कर पाए। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है वह अनार्किकल ऑर्डर है, एक प्रकार से अराजकता है, जहाँ पर दुनिया की कोई भी सुप्रीम पावर देशों के ऊपर नहीं है। हर देश के पास अपनी सोवरेनिटी है और राज्यों के ऊपर कोई भी संस्था नहीं है। इसीलिए विभिन्न देशों को खुद ही प्रयास करना होगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद परस्यू करना होगा, अपनी सिक्योरिटी को खुद बचाना होगा। तो यही बात यहाँ पर जो रियलिस्ट करते हैं। रियलिस्ट के एक डोमिनेंट थिंकर रहते हैं मार्गेंथो, जो कि कहते हैं पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति एक संघर्ष है राज्यों के बीच। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब वो बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि राज्यों के बीच एक प्रकार से संघर्ष ही इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये बात वो कहते हैं। फिर 1939 से 1990 तक जो डोमिनेंट अप्रोच रहती है वह रियलिस्ट अप्रोच रहती है। हालांकि हम ये कह दें कि आज भी रियलिस्ट अप्रोच ही काफ़ी डोमिनेंट है तो ये भी गलत नहीं होगा, परंतु 1990 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है उस समय से कुछ और एक्टर्स भी लाइमलाइट में आते हैं, जैसे कि NGOs, IGOs, देन फिर बहुत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होगी, या फिर इकोनॉमिक जो कंसर्न है वहाँ भी लाइमलाइट में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबलाइजेशन के साथ चलती हैं, जो दूसरे एक्टर आ जाते हैं, सिविल सोसाइटी वगैरह, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो रियलिस्ट अप्रोच थी इसको थोड़ा सा चैलेंज मिलता है, क्योंकि ये जितनी भी जो एक्टर्स आते हैं ये हमें इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि स्टेट सिर्फ डोमिनेंट एक्टर नहीं है बल्कि स्टेट सिर्फ एक एक्टर है। हालांकि वह डोमिनेंट एक्टर है परंतु सिर्फ स्टेट जो है वह सोल एक्टर नहीं है, एकमात्र एक्टर नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी एक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर 1990 के बाद से होना शुरू होती है। तो 1990 के बाद से बहुत सी अप्रोचेज़ आती है, स्ट्रक्चरल अप्रोच आ जाती है, देन फिर कंस्ट्रक्टिविज़म आ जाती है, देन पोस्ट मॉडर्निज़म। तो ये बहुत सी अप्रोचेज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं रियलिस्ट अप्रोच को चैलेंज करती है। इनके बारे में हम कभी फिर थोरोली डिस्कस करेंगे। अभी का जो मेरा मेन पर्पस था वो यही बताना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत है वह 1919 से होती है और 1919 से लेकर 1939 तक का जो पीरियड चलता है
उसको कहते हैं आइडियलिस्टिक पीरियड। तो 1919 में जब बेल्स यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की स्थापना करी गई थी, तो उसके बाद दुनिया की और भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंट बने थे। परंतु सबसे पहले जो फॉर्मली स्टडी शुरू करी गई थी वो वेल्स यूनिवर्सिटी से ही करी गई थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा पुरानी चीज़ों में ना जाएं, बल्कि फॉर्मली या फिर औपचारिक रूप से जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में शुरुआत हुई है वहीं से आप समझने की कोशिश करें। और 1919 से इसकी शुरुआत होती है। फिर 1939 के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो ये जो आइडियलिस्टिक अप्रोच थी इसको कहीं ना कहीं धक्का लगता है, और 1945 और 1990 तक जो डोमिनेंट अप्रोच रहती है वहाँ रियलिस्ट अप्रोच रहती है, जिसमें ये फोकस किया जाता है कि जो स्टेट है उनको अपनी रक्षा खुद करनी है। ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक अप्रोच के अगेंस्ट चलती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कुछ नहीं मानती है। आइडियलिस्टिक अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सब कुछ मानती थी, और ये मानती थी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था से शांति स्थापित हो सकती है, जैसे कि लीग ऑफ नेशन के द्वारा। परंतु जो रियलिस्ट अप्रोच है ये मानती है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्टेट के द्वारा ही बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद 1990 के बाद मैंने जैसे आपको बताया ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत से एक्टर्स आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं रियलिस्ट अप्रोच को भी एक चैलेंज मिलता है। परंतु आज भी जो डोमिनेंट अप्रोच यदि हम देखें तो रियलिस्ट अप्रोच ही है। तो इस प्रकार से हमने चीज़ों को थोरली समझा है। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। लास्ट में यही कहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।